गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पेज 121। ये टॉपिक मैंने कल भी पढ़ा है, लेकिन आज इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि अगर कल कुछ रह गया हो तो आज पूरा हो जाएगा। देखो, सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने हमें ये समझाया है कि एक ह्यूमन बींग के डिप्लॉयड सेल में 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। अब इतने बेस पेयर को सीक्वेंस करना बहुत ही टीडियस टास्क है, और उसके बाद अगर हमें दो लोगों का डीएनए मैच करना है तो एक पर्सन के 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर को मैच करें और दूसरे वाले को भी हम मैच करें, है ना। दोनों के जब हम 3 × 10⁻⁹ को हम कर लेंगे सीक्वेंस, उसके बाद उन्हें मैच करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा और इसमें समय भी लगेगा। जिन कामों में हमें, और फिर बाद में वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ज़्यादातर सीक्वेंस जो होती हैं 99.9% वो सेम होती है, तो क्यों ना सिर्फ उन्हीं को मैच किया जाए जो कि 0.1% डिफर करती हैं, तो उससे काम आसान और जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या देखा कि रिपीटेटिव डीएनए जो होता है, रिपीटेटिव डीएनए जिसको शॉर्ट रैंडम रिपीट्स भी कहते हैं, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स। शॉर्ट रैंडम रिपीट्स का शॉर्ट का मतलब तो ये है कि उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स की लंबाई छोटी है ना, उन डीएनए की लंबाई छोटी है। और टेंडम का मतलब ये है कि वो हर थोड़ी इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, पीरियोडिकली रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए उन्हें एसटीआर या शॉर्ट टर्म रिपीट कहते हैं। अब शॉर्ट टर्म रिपीट दो टाइप के होते हैं, एक तो माइक्रो सैटेलाइट और एक मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। इनको मिनी और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी सेल से, तो बल्क यानी कि मेन डीएनए के अलावा डीएनए का एक फ्रेगमेंट और भी वहाँ पर आइसोलेट होता है, जिसमें रिपीटेटिव डीएनए की सीक्वेंस ज़्यादा होती है, उसको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। फंक्शन उसका ऑलमोस्ट अननोन है क्योंकि रिपीटेटिव सीक्वेंस ही है उसमें, है ना। तो एक तरह से हम उसे जंक डीएनए कह सकते हैं। मिनी और माइक्रो को इस बेसिस पर कहते हैं कि ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं वो कितनी लंबी है और कितने बार रिपीट हुई है। जैसे कि मिनी सैटेलाइट जो है ये 10⁻60, मिनी सैटेलाइट 10⁻60 बेस पेयर लंबी होती है, और मिनी माइक्रो सैटेलाइट 1/6 बेस पेयर लंबी होती है। और कितनी बार ये रिपीट होती है? दोनों की दोनों 5 से 50 बार ये रिपीट होती है। 5 to 50 टाइम्स दीज आर रिपीटेड टुगेदर। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये हुआ मिनी और माइक्रो सैटेलाइट्स का। आगे हम पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं किसी एक पोजीशन पर अगर एक से ज़्यादा तरह के हमें सीक्वेंस देखने को मिलते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन भी दी है इन्होंने। और पॉलीमॉर्फिज्म होता किस वजह से? ये वेरिएशन या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, यानी कि ऐसे चेंजेस जो जर्म सेल्स में आते हैं उसकी वजह से अगली आने वाली जनरेशन में भी परिवर्तन आते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक पर्टिकुलर साइट पर होने वाले चेंज, different combinations of bases at a loci। लोकाई का मतलब होता है पोजीशन, है ना। एक पोजीशन पर अगर बेसिस का जो कॉम्बिनेशन है वो डिफर करता है तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने कल भी बताया था। पॉली मीन्स होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। अगर डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, देखो डेफिनेशन लिखी है इन्होंने थर्ड लाइन में। इफ मोर देन वन वेरिएंट और एलील एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, in simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at higher frequency, it is referred to as DNA polymorphism।
यानी कि अगर 1% या उससे ज़्यादा इस तरह का एग्जिस्टेंस मिलता है कि उसमें 1% या उससे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज हमने 100 ऑर्गेनिज्म में एक ही लोकेशन को देखा डीएनए में, और उन 100 केसेस में से एक से ज़्यादा लोग, यानी कि सपोज 2 या 3 लोगों के अंदर हमें उस पोजीशन पे डीएनए में परिवर्तन मिला, तो उसको हम कहेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अगर 1% से ज़्यादा लोगों में देखने को मिले कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डीएनए में कोई परिवर्तन है, तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक से दूसरे पर्सन के अंदर जो जेनेटिक डिफरेंस है, डीएनए की रिलेटेडनेस या परसेंटेज सिमिलैरिटी, जिसकी मैंने कल बात की थी अपनी क्लास में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक थी, इसको किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्स जेफरीज। एलेक्स जेफरीज और एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्लासबर्ग। दोनों ने अलग अलग डिस्कवर की थी, लेकिन साइमल्टेनियसली की थी, इसलिए दोनों को क्रेडिट मिलता है। इंडिया में इसकी खोज की थी वीके कश्यप और लालजी सिंह, दो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह। इन दोनों ने जिस डिपार्टमेंट में या जिस इंस्टीट्यूट में इसकी शुरुआत की थी उसका नाम था सीडीएफडी की फुल फॉर्म कल बताई थी मैंने, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पर है ये? यह हैदराबाद में। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लैब है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, जहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स अपने केसेस रेफर करती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या दिया है। एलेक्स जेफरीज ने क्या किया था? उन्होंने वीएनटीआर सीक्वेंसेस को मॉनिटर किया था। वीएनटीआर सीक्वेंसेस का मतलब होता है ऐसी सीक्वेंस जो कि वेरी करती हैं, उनको कहते हैं वीएनटीआर सीक्वेंस, यानी शॉर्ट टर्म रिपीट्स को ही वीएनटीआर सीक्वेंस कहते हैं। ये वेरी करती हैं हर पर्सन में, इसलिए वेरिएबल है ना, और यानी कि इनका नंबर वेरी करता है, इसलिए वेरिएबल नंबर है। और टेंडम रिपीट्स का मतलब है कि ऐसे रिपीटेटिव सीक्वेंस जो हर एक थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, उनको टेंडम रिपीट कहते हैं, है ना। टेंडम का मतलब होता है समथिंग विच अकर्स पीरियोडिकली, देखना उसमें अपनी डिक्शनरी में। तो अब हम देखते हैं इनके ये स्टेप्स। हालांकि ये स्टेप्स मैंने कल भी बताए थे, लेकिन आज एक बार रिपीट कर देते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसमें। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सपोज करो कि कोई घटनास्थल है या फिर कोई रेप का केस है। उस रेप के केस में हमें कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति कौन व्यक्ति कल्प्रिट, यानी कि उसमें दोषी कौन है, उसमें मुजरिम कौन है? तो हम क्या करेंगे, जितने भी सस्पेक्ट होंगे उन सस्पेक्ट का सैंपल ले लेंगे, डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल के लिए हम कोई भी टिश्यू ले सकते हैं, जैसे ब्लड ले लिया, सपोज हमने ब्लड ले लिया। ब्लड में कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम ब्लड से आइसोलेट करेंगे डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल। और वाइट ब्लड सेल के फिर मेम्ब्रेन को हम करेंगे रप्चर एंजाइम की मदद से। तो अंदर से क्या निकल के आ जाएगा? न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको हम करेंगे प्यूरिफाई। टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे? अलग अलग प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। अलग अलग टाइप के सेल से डीएनए को आइसोलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है तो पहले सेल वॉल को रप्चर करेंगे। अगर जैसे प्लांट सेल के केस में सेलुलोज की सेल वॉल होती है तो डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ किया जाता है सेलुलेज। फंजाई का सेल है तो यूज़ किया जाता है काइटिनेज, है ना। एनिमल सेल के केस में सेल वॉल होती ही नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। इस तरह से हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया।
इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोजन। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन है डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट करके उसके फ्रेगमेंट्स बनाना, है ना, फ्रेगमेंट बन जाते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है एक एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराना ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज डेंसिटी। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन क्या हुई? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर externally applied electric field। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है? चार्ज डेंसिटी पर। कोई पार्टिकल एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना मूव करेगा, यानी कि उसकी मूवमेंट की एबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? उसकी चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी को हम E/m से डिनोट करते हैं। डेंसिटी E/m। E का मतलब है चार्ज और m का मतलब है मास। ठीक है, कोई पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका मास उतना ही कम होगा। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, तो उस पर चार्ज उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब छोटे फ्रेगमेंट्स डीएनए के उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके उतना ही ज़्यादा आगे मूव कर। तो ये तो बात हुई। इस टर्म को एक नाम और देते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कल मैंने ये समझाया था कि हमारे पास एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर हम एक जेल भर देते हैं। उस जेल का नाम है पॉलीक्राइल एमाइड जेल। अब ये जेल कुछ ऐसा होता है जैसे कि सपोज करो कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में लेंस होती है, तो इसमें भी ऐसे लेंस होती हैं जिसमें डीएनए के सैंपल रन करते हैं। इसमें हमने जेल भर दी और जेल में हमने इस एंड पे डीएनए के सैंपल डाल दिए। जहाँ पर हम डीएनए के सैंपल डालते हैं उन जगहों को कहते हैं वेल्स। एक साइड हम लगा देते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक साइड लगा देते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि एनोड और नेगेटिव यानी कि कैथोड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया और ये जेल का मीडियम दे दिया। डीएनए के फ्रेगमेंट अब इसमें रन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज डेंसिटी। छोटे फ्रेगमेंट दूर तक आ जाएंगे और बड़े फ्रेगमेंट यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसफरिंग और ब्लॉटिंग। ट्रांसफरिंग और ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज। अब हमें तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स नहीं दिख रहे, ये तो ट्रांसपेरेंट है, तो हमें दिखें उसके लिए हम इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन रख देते हैं। उस मेम्ब्रेन के ऊपर वो फ्रेगमेंट आ जाते हैं, उसको कहते हैं ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब होता है एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ले लेना, है ना, वो हमने इसके ऊपर रखा है, उसको ब्लॉटिंग कहते हैं। अब ये जो ब्लॉटिंग है इसको डिस्कवर किया था E.M. सदर्न ने, एक साइंटिस्ट थे E.M. सदर्न, इसीलिए इस प्रोसेस को सदर्न ब्लॉटिंग भी कहते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग। हालांकि उनका नाम सदर्न था, लेकिन इस तरह के और भी ब्लॉटिंग के टेक्निक्स हैं जो दिशाओं के नाम पे ही रखी गई। जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है ना, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का फंक्शन होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है आरएनए के लिए। मैं साइड में लिख देता हूँ। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है आरएनए के लिए, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग होती है डीएनए के लिए,
एक इसके अलावा होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन स्क्रीनिंग। को याद रखने की सबकी अपनी अलग टेक्निक्स होती है। मैंने अपनी टेक्निक से याद किया है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा वाला मॉलिक्यूल सेपरेट होता है। अब ये सपोज करो कि इसके ऊपर हमने ये रखा, ब्लॉटिंग में एक नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर फ्रेगमेंट्स को ले लिया। अब हमारे पास आ गया ये नाइट्रोसेल्युलोज का मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये बेंड्स आ गए, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा बेंड कहाँ है। हमें तो तब पता चलेगा ना जब कुछ दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डीएनए प्रोब्स लगा देते हैं। वो डीएनए प्रोब्स जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ वीएनटीआर सीक्वेंस यानी रिपीटेटिव सीक्वेंस जो 0.1% डिफरेंस वाली है उन पर ही जाकर बाइंड करेंगे। तो बाइंड कर दी उन्होंने यहाँ पर, सपोज कर यहाँ बाइंड कर दी है ना। अब यहाँ पर बाइंड होने के बाद इन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि प्रोब कैसे होते हैं उन रिपीटेटिव सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो वहाँ जाकर वो हाइब्रिडाइजेशन यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेते हैं। जैसे सपोज करो वो सीक्वेंस थी ACAA है ना, और जो प्रोब हमने लगाया वो क्या था, TGET, और साथ में ही रेडियो लेबल भी था। तो ये इसके साथ जुड़ के क्या करने लगा, उस जगह पर रेडियो एक्टिविटी एमिट करने लगा। फिर हम क्या करते हैं, इसके सामने नेक्स्ट स्टेप है, इसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट लेके आते हैं कि भाई देख ले कहाँ कहाँ से रेडियो एक्टिविटी एमिट होगी। तो जैसे हम इसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट लेके आएंगे तो 1 2 3 4 इन 4 जगहों पर रेडियो एक्टिविटी के हमें साइन दिख जाएंगे बेंड्स के रूप में। तो इन्होंने वही हमें बताया, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। इसके बाद आता है ब्लॉटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप था हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद लास्ट स्टेप क्या था, ऑटो रेडियोग्राफी। तो लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है कि एक फोटोग्राफिक प्लेट मिल जाती है जिस पर कि सारे बैंड्स दर्शित हो रहे होते हैं कि कौन कौन से बैंड्स कहाँ पर थे, रिपीटेटिव सीक्वेंस वाले यानी VNTR सीक्वेंस वाले। जब हमें 2 लोगों के ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट्स मिल जाती हैं, उनको हम मैच कर लेते हैं। मैनुअली भी कर सकते हैं और कंप्यूटर की मदद से भी कर सकते हैं। देखते हैं कितना परसेंटेज सिमिलर है और उससे हम 2 लोगों की डीएनए या जेनेटिक रिलेटेडनेस का पता लगा सकते हैं, है ना। और उसका तरीका क्या था, उसके एप्लीकेशंस मैंने कल ही बताए थे कि कल्प्रिट का पता लगाना, किसी व्यक्ति के और रूट्स का पता लगाना कि वो असल में कहाँ का निवासी है, पैटर्निटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना, और इसके अलावा जैसे कि कोई क्राइम सीन है, क्राइम सीन पर किसी का कोई टिश्यू छूट गया तो उससे पता लगाना कि कौन व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट था। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने देखो एक PCR का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। ये वाले जो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होते हैं ये कभी भी 2 व्यक्तियों के सेम नहीं हो सकते जब तक कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स यानी कि आइडेंटिकल ट्विन ना हो। आइडेंटिकल ट्विन वालों का डीएनए आइडेंटिकल होता है। उसके अलावा दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबका डीएनए एक दूसरे से अलग है, भले वो सिबलिंग हो या फिर वो पेरेंट चाइल्ड की क्यों ना हो। बस ये है कि जितना क्लोज रिश्ता होता है उतना ही डीएनए का परसेंटेज सिमिलैरिटी बढ़ता जाता है। अलग अलग स्पीशीज होने पे डीएनए का परसेंटेज सिमिलैरिटी और कम हो जाती है। यहाँ इन्होंने PCR के बारे में बताया है। अगर जो घटना स्थल है वहाँ पर डीएनए का जो सैंपल है वो डैमेज हो गया या सम अमाउंट में बहुत ही कम है, डिग्रेड हो गया डीएनए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना लेंगे। जैसे हमारे पास सपोज करो एक पेज बचा है जिस पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है और वो डैमेज हो गया, तो सबसे पहले हम उसकी 3-4 कॉपी बना लेते हैं ताकि वो डैमेज वाला पूरा नष्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। इस प्रोसेस को PCR कहते हैं। PCR को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कैरी मोलिस, है ना। और इस प्रोसेस का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर हम एक डीएनए से 2 डीएनए बना रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे उसके मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कराते जाते हैं, इसलिए इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज की मदद से कराते हैं इसलिए इसका नाम है पॉलीमरेज। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक और ये चैप्टर होता है यहीं पर फिनिश। अगर इस बारे में कोई भी क्वेरी हो तो तुम लोग मुझसे मैसेज में पूछ सकते हो। थैंक यू।